हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 से व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। और इसके हमने 2 लेक्चर देख लिए थे। पहले वाले लेक्चर में हमने डेमोक्रेसी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और सेकंड वाले लेक्चर में हमने डेमोक्रेसी की मेन फीचर्स की बात की, जिसमें हमने पहला फीचर देखा था कि डेमोक्रेसी जो होती है बेसिकली उसका जो मेन इंपॉर्टेंस होता है वो तब निकलता है जब डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के थ्रू लिए जाएं। इसमें हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी देखा था पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में सिचुएशन क्या थी और कैसे पाकिस्तान अपने आप के अंदर डेमोक्रेसी तो कहलवाता है बट वो डेमोक्रेसी वहां पर नहीं थी जब तक कि वहां पे मिलिट्री रूल था। हालांकि अभी भी नहीं है बट पहले भी थी। ठीक है, चलिए आगे हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे ही और फीचर की जिसको हम समझेंगे कुछ और अच्छे एग्जांपल्स के साथ में। सबसे पहले तो ये समझते हैं द सेकंड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। द डेमोक्रेसी मस्ट बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे, 2 एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल चाइना का होगा जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, पहले तो ये समझिए, सेकंड फीचर ये कहता है कि डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी पूरी तरीके से इलेक्शन बेस्ड होनी चाहिए और वो जो इलेक्शंस हो वो फ्री होने चाहिए एंड फेयर होने चाहिए। अब तुम कहोगे कि सर फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब कहीं ये तो नहीं कि पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो, पैसे से रिलेटेड नहीं है। फ्री का मतलब यहाँ कोई चीज़ से फ्री होने का नहीं है। फ्री का मतलब किसी प्रेशर का ना होना। फ्री का मतलब इंडिपेंडेंस। अगर कोई भी पर्सन चाहे कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहे एज अ रिप्रेजेंटेटिव तो वो कर सके। तो फ्री का मतलब ये हुआ। फेयर का मतलब जहां पे किसी भी तरीके का मेल प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, सो हम उसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। बेसिकली फ्री को अच्छे से समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे चाइना के एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं चाइना की। देखिए होता क्या है, चाइना का क्या किस्सा है कि चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं अपनी पार्लियामेंट के लिए। चाइना में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं अपनी पार्लियामेंट को लेकर के, रेगुलर इलेक्शंस हैं। और फिर भी कंडीशन ये है कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहला सकती। क्यों ऐसा? जबकि आपको तो पता ही है कि जहां पर इलेक्शन हो, गवर्नमेंट लोगों की चॉइस से चूज की जाए, वो डेमोक्रेसी होता है। बट ऐसा क्यों कहा फिर हमने कि चाइना में इलेक्शंस कॉन्टिन्यूस होने के बावजूद भी चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री? व्हाई इट्स सो? लेट्स डिस्कस कि चाइना के अंदर बेसिकली जो भी चीजें हैं वो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है कि हम चाह करके भी चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये भी देख लीजिए आप, 1 मार्क क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चाइनीज पार्लियामेंट है उस चाइनीज पार्लियामेंट का नाम क्या है? क्वांगवाओ रेनमिन दाबियाओ दुही। ठीक है, देखिए होता क्या है, अलग अलग कंट्रीज अपने लैंग्वेज के बिहाफ पे अपनी पार्लियामेंट का नाम अलग अलग रखती है। जैसे रशिया में पार्लियामेंट का नाम आप जानते हो, आपने रशियन रेवोल्यूशन क्लास 9th में पढ़ा है या फिर पढ़ोगे आप। जैसे वहाँ पे डूमा कहते हैं। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट होती है उसको ड्यूमा कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट का नाम उन्होंने अपनी जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उसके बिहाफ पे दे हैव गिवन दैट नेम, जिसका एक्चुअल में हमारे हिसाब से समझने लायक अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब होगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो यहाँ पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो थी बेसिकली उसका इलेक्शन हर 5 साल में होता था। ये जस्ट हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट का इलेक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली हर अल्टरनेट 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते थे और वहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते थे। अच्छा, अब बात समझें आप, ये जो पार्लियामेंट है, ये जो लेजिस्लेचर है, इस लेजिस्लेचर के पास में इतनी पावर है कि दे कैन चूज देयर प्रेसिडेंट एज वेल, कि वो अपने देश के प्रेसिडेंट को भी चुन सकती है। हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, हालांकि होने में तो, कि पार्लियामेंट जो है हमारी वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू अपने प्रेसिडेंट को चुनती है, इंडियन पार्लियामेंट भी। ठीक है, संसद जिसको अपन कहते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट है ये भी अपने प्रेसिडेंट को चुन सकती थी। लेकिन क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये इलेक्शन जो है ये फ्री नहीं है। फ्री क्यों नहीं है मैं बताता हूं, बट पहले ये समझो आप कि पार्लियामेंट जिसको क्या कहते हैं, क्वांगो रेनमेन डेबियाओ दाहुई, जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, वो उसके पास इतनी पावर है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक तरीके से इलेक्शंस होते हैं जबकि यहां पर अपॉइंटमेंट होता है डायरेक्टली। ठीक है, इसके अंदर ये जो पूरी की पूरी पार्लियामेंट है इसके अंदर टोटल जो मेंबर्स हैं दे आर बेसिकली और दे विल बी 3000। ओके, 3000 लोग चुने जाएंगे इस पूरी की पूरी पार्लियामेंट में। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और इसमें आ जाती है कि जो 3000 लोग चुने जाएंगे ना,
इनमें कुछ मेंबर्स को आर्मी इलेक्ट करेगी, कुछ मेंबर्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होंगे उनमें से कुछ चूज किए जाएंगे, और कुछ कहीं और से, मतलब जैसे जैसे जो नीड है उसके बिहाफ पे ये 3000 मेंबर्स का एक जो हमने ग्रुप देखा है, एक ये जो नंबर हमने देखा है, दे विल बी चूजन। ओके, ये चीज़ तो हमने एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन देखा। आगे देखिए, अब देखिए समझने वाली चीज़ कि यहां पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं एवरी 5 ईयर, तो यहां पर इलेक्शन लड़ने से पहले जो भी कैंडिडेट अपनी इच्छा रखता है कि दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ इलेक्शन, तो उसको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है इस पार्टी से। वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। देखिए, अलग अलग नेशंस का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है इलेक्शंस को लेकर के। हमारे यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी के पास में इक्वल राइट होता है कि वो अपने हिसाब से मतलब पार्टी बना सकते हैं, अपना अलग अलग इंटरेस्ट को वो सामने लेकर आते हैं तो, और फिर उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास में फ्री चांसेस हैं दैट दे कैन बी द पार्ट ऑफ इलेक्शंस एंड इवन दे कैन विन इलेक्शन एज वेल। ओके, उसके बाद में यहाँ पर जो सीन है वो कुछ उल्टा है। कुछ नेशंस में सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है, कहीं पर ड्यूअल होता है, जैसे अमेरिका में ड्यूअल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बीच में इलेक्शन का कॉन्टेस्ट होता है। सो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये सिंगल पार्टी सिस्टम की कह रही है, और वहाँ पर जो सिंगल पार्टी थी उसका नाम था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सिंगली इंडिविजुअली पूरे के पूरे चाइनीज जो गवर्नमेंट है या चाइनीज जो कंट्री है, चाइना जो कंट्री है, उसको उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। अब यहाँ पर एक जो बात कही गई कि कोई भी पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहता है अगर, तो सबसे पहले उसको अप्रूवल मिलना चाहिए इस पार्टी के थ्रू। ठीक है, और जब इस पार्टी के थ्रू अप्रूवल मिलेगा तो ही और शी कैन बी अपीयर इन इलेक्शंस। जो लोग इलेक्शंस के अंदर आना चाहते हैं वो या तो इसी पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, या फिर जो दूसरे यहाँ पर क्या थी, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी। चाइना बहुत बड़ी कंट्री है तो वहाँ एक पार्टी से काम नहीं चल सकता था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर 8 छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका पावर बहुत ज़्यादा था। तो अल्टीमेटली ये जो छोटी छोटी जो 8 पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये भी किसके साथ ही जुड़ गई, एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही अलायंस हो गया एक तरीके का। So these smaller 8 political parties and Chinese Communist Party, जो भी पर्सन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, जरूरी है कि वो इनसे बिलोंग करना चाहिए। साथ ही साथ केवल यही लोग इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे जो 2002-2003 तक होते थे। मतलब उस टाइम तक मैं बात करूं तो केवल इन्हीं लोगों के पास में राइट था कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऑब्वियसली तो एक तरीके का डोमिनेशन है कि भैया आप फ्री इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हो। जैसे हम बात कर रहे थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ये जो फ्री इलेक्शन है ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको इनका पार्ट बनना पड़ेगा। तो फ्री कहाँ हुआ? तो आपको इनकी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और देखिए, जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो कम्युनिस्ट पार्टीज के थ्रू ही बनाई जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही गवर्नमेंट बनाएगी। अल्टीमेटली पावर एक ही के पास में है, कम्युनिस्ट पार्टी के पास। सो गवर्नमेंट बनाना, उसको डिसॉल्व करना, किसी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए परमिशन देना या उसको डिनाई कर देना, ऑल सच पावर एक्चुअली वॉज इन द हैंड ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सो ये कैसे कह सकते हो आप कि फ्री इलेक्शन है? और देखो भाई, और क्या यहां पर यह बताया गया कि अगर चाइना के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम होता या इलेक्शंस होते जहां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग थे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते, या फिर यहाँ पर और दूसरी अपॉर्चुनिटी जैसे गवर्नमेंट में होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होती है, वैसा अगर चाइना में होता तो कई सारे नेगेटिव चीज़ें होने से वहाँ बच जाती। जैसे 1958-61 के बीच में बहुत बड़ा फैमाइन हुआ वहाँ पे। अब इसमें क्या हुआ, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो अकाल पड़ गया, कई चीज़ें हुई। कैसे क्या हुआ मैं थोड़ा सा आपको नटशेल में बता देता हूँ। देखो हुआ क्या था, ये टाइम पीरियड था जब भी कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑर्डर दिया था कि वहाँ पे एक स्पेशल उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ रिफॉर्म की थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो नई पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई वो पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं गलत हो गई। गलत साबित ऐसे हुई, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पर जो कॉमन स्पैरोज़ मिलती थी उन स्पैरोज़ को उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। ये चीज़ मैं सिर्फ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो इसका एक कॉज हो सकता है, फैमाइन का कॉज हो सकता है।
तो उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन किया था, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को इन्होंने रिफॉर्म किया था। सो उसमें एक मैंने किस्सा आपको बताया कि स्पैरोज को मारना इन्होंने शुरू कर दिया था, जिसके कारण से हुआ क्या, जो क्रॉप था उनमें कीड़े पड़ना शुरू हो गए। वो स्पैरोज जो उन कीड़ों को खा सकती थी, उन कीड़ों ने पूरी तरीके से जो क्रॉप था उसको खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि चिड़िया तो थी नहीं। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया। उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ क्या कहा गया है कि अगर ऐसा यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो जो फेमाइन के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए, उस टाइम पर इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती। इफ द चाइना हैड द मल्टी पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी इलेक्शन, अपोजिशन पार्टी होती या इंडिपेंडेंट प्रेस होता अगर वहां पे, तो जो लोग मरे थे 1958-61 की फेमाइन के अंदर, शायद वो नहीं मरते। प्रेस के पास पावर नहीं है, वो उनके सेंसरशिप है, दे कैन नॉट राइट अगेंस्ट टू द गवर्नमेंट। वो इवन उनको मतलब आईना भी नहीं दिखा सकते थे, इतनी पावर भी नहीं थी। इवन अपोजिशन तो है ही नहीं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज करे। तो ऐसा ही कुछ हुआ, और इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी होने के बावजूद, इलेक्शंस होने के बावजूद भी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री साबित नहीं हो पाई। उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। क्या आप चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हो इन एग्जाम्पल्स के बाद? डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में मनमानी नहीं चलती। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड लीडर्स के पास में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जैसे हमने फर्स्ट फीचर में भी देखा था कि मेजर डिसीजन जो पावर होता है डिसीजंस का, वो किसके हाथ में होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स के हाथ में होना चाहिए। या इलेक्टेड मेंबर्स के हाथ में तो है, बट इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, इस चीज़ के लिए आपने एक पर्सन के पास में अथॉरिटी दे दी, तो ये तो फ्री हुआ ही नहीं। जो बात इनकी एक्सेप्ट करेंगे उनको इलेक्शन में लड़ने का मौका मिलेगा, तो ये चीज़ तो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, फेयर इलेक्शन। अब इलेक्शंस का फेयर होना ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए भी हमारे पास में एक एग्जांपल है, और वो है मैक्सिको का। ठीक है, मैक्सिको के अंदर क्या हुआ, देखिए, इंडिपेंडेंस मिल जाती है मैक्सिको को 1930 में। ठीक है, और मैक्सिको के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 6 साल में होते हैं। चाइना में हर 5 साल में, और यहाँ पे हर 6 साल में। अमेरिका के अंदर होते हैं 4 साल में, इंडिया में भी होते हैं 5 साल में। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं हर 6 साल में होते हैं। और क्या हुआ मैक्सिको के अंदर कि ये वो इस तरह की कंट्री रही हमेशा से 1930 के अंदर, उसके बाद से भी और इसके पहले भी, इस कंट्री पे कभी भी कोई मिलिट्री रूल नहीं रहा और कोई डिक्टेटरशिप नहीं रही। या तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही, जो पूरे यूरोपियन आप कॉन्टिनेंट में देख सकते हो, या फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी आई, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आई। कैसे? इसने कहा कि इस कंट्री ने कभी भी फेस नहीं किया मिलिट्री और डिक्टेटरशिप का रोल, लेकिन स्टिल आप इस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। ऑब्वियसली इसकी भी कुछ कहानी होगी अपनी, तो इसको समझते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, समझने वाली बात है मैक्सिको की, कि मैक्सिको के अंदर क्या है, इलेक्शंस होते रहे। जैसे मैंने आपको बताया, मैक्सिको को जो इंडिपेंडेंस मिला 1930 में मिला, एंड अंटिल 2000 वहाँ पर सिचुएशन क्या हुआ, सन 2000 तक जितने भी इलेक्शंस हुए, और इन सारे इलेक्शंस के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर जीती, जिसका नाम था इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोचने वाली बात, क्या ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में पॉसिबल है कि इतने साल लगातार 70 ईयर्स तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी लगातार जीतती जाए, कभी कोई उसको चैलेंज करने वाला ही नहीं हो? क्या ये मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म में पॉसिबल है? इंडिया में भी तो ऐसा था कि आज़ादी दिलाने वाले कांग्रेस थे, लेकिन फिर भी वो हार गए थे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। या तो वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छा काम करती है, तब जाके ऐसा पॉसिबल है, या फिर उसके टक्कर का कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं था। यहाँ पे अच्छा, ये भी तो एग्जांपल हो सकता था, चाइना के अंदर भी तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी स्टिल रूल कर रही है। नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे अपोजिशन तो है, वहां पर अपोजिशन नहीं था चाइना में। यहाँ पर जो पीआरआई है, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी या फिर पीआरआई, इन द ईयर टिल 2000 हर बार इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते और जीत जाते। अपोजिशन पार्टी भी इलेक्शन में यहाँ पे पार्टिसिपेट करती होती, लेकिन इलेक्शन कभी नहीं जीत पाती थी। इसके पीछे कुछ कॉज थे। क्या कॉज थे? देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जो पीआरआई था, ये जो रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, ये पीआरआई बेसिकली हमेशा जीतने के लिए डर्टी टैक्टिक्स या डर्टी ट्रिक्स प्ले किया करती थी। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती थी जिसके थ्रू आप ये कह सकते हो कि ये जीतने के लिए जिस हद तक जा सकते थे उस हद तक जाते थे।
ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, बट आप ये देखो, समझो, आप इसको थोड़ा सा दिमाग, अगर हम नॉर्मल भी समझते हैं, बिना दिमाग लगाए भी इसको जानना चाहें, तो 70 साल तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी का एक ही प्रेसिडेंट होना, प्रेसिडेंट मतलब चेंज होगा लेकिन उसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। इसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो डेमोक्रेसी में, तो एटलीस्ट, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकती कि लोग उसको, मतलब लोग चेंज ही नहीं करना चाहें। सो जो पीआरआई था बेटा, पीआरआई को उसकी डर्टी ट्रिक्स के लिए भी जाना जाता है। अब मैंने आपको कुछ डर्टी ट्रिक्स में से बताना है। देखो, वन ऑफ द डर्टी ट्रिक्स वाज कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, या फिर कोई भी ऑफिस में क्लर्क हो, तो ये सारे लोग जब भी इलेक्शंस आने वाले होते थे और ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी मीटिंग करती थी कि हमें क्या करना है, इलेक्शंस में कैसे पार्टिसिपेट करना है, हमें जीतने के लिए क्या करना है, तो इन सबको ये कंपलसरी था दैट दे नीड टू अटेंड सच मीटिंग्स। इस तरह की मीटिंग्स इनको अटेंड करनी पड़ेगी। अब कितनी अजीब सी बात है, इनका क्या मतलब है, वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं बट फिर भी इनको अटेंड करना पड़ेगा। तो इनकी ट्रिक थी ये, दिमाग का खेल सारा। एक और देखिए, जितने भी टीचर्स थे, अब ऑब्वियसली बच्चे जो होंगे वो टीचर्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो टीचर्स होते थे ना, ये पीटीएम वगैरह करते थे, और पीटीएम में जैसे ही पेरेंट्स आते थे तो उनको ये सजेस्ट करते थे, फोर्स करते थे कि आपको देखो, आपको इसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है, क्योंकि इनको इंस्ट्रक्ट किया जाता था। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर्स की हम बात कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट टीचर्स फोर्स करते थे पेरेंट्स को कि उनको इलेक्शंस के अंदर किसको वोट देना है, पीआरआई को वोट देना है। अब ये भी जब इतना ही कह रहे हैं तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपके बच्चे को फेल कर देंगे। तो सोचो, इस हद तक वो जाते थे इलेक्शंस में जीतने के लिए। ठीक है, तो क्या देखा हमने देखा कि मैक्सिको के अंदर जो पीआरआई था वो सन 2000 तक उसने एक भी इलेक्शन नहीं हारा था, जब से उनको इंडिपेंडेंस मिला था तब से। ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी थी नहीं, लेकिन वो जीत नहीं पाते थे क्योंकि जो पीआरआई था वो डर्टी ट्रिक्स प्ले करता था। उनमें से कुछ था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो पब्लिक जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करें, पीआरआई के बिहाफ पे जो होती थी। इवन टीचर्स पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि आपको पीआरआई को वोट करना है जब भी इलेक्शंस हों। और देखिए और क्या हुआ, जो मीडिया था वो भी बिकाऊ था। मीडिया कभी भी सही चीज़ लोगों तक कन्वे नहीं करता था। अपोजिशन पार्टी किस चीज़ को लेकर आई है पार्लियामेंट में, किस चीज़ को वो डिस्कस कर रही हैं, किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कर रही है, किस पॉलिसी को वो क्वेश्चन कर रही हैं, वो चीज़ मीडिया के थ्रू नहीं दिखाई जाती थी। मीडिया बिकाऊ कह दो या मीडिया के ऊपर सेंसरशिप कह दो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ की जो मीडिया थी वो भी करप्ट थी एक तरीके से। एंड मीडिया वॉज नॉट प्लेइंग देयर रोल ऑनेस्टली। ठीक है, वो केवल, मतलब इतना भी नहीं था कि वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके, वो केवल अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज करती थी। और क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं है वो गवर्नमेंट को नहीं कर सकती हैं, अपोजिशन को कर सकती हैं, क्योंकि उनको हराना है। साथ ही साथ देखो और क्या होता था, कई बार उनको लगता था पीआरआई को कि इस पर्टिकुलर एरिया में हम हार जाएंगे, इस पर्टिकुलर एरिया में हम हार जाएंगे, तो ऐसे में वो पोलिंग जो बूथ होती थी उसको लास्ट मिनट पे चेंज कर दिया जाता था। जैसे इमेजिन कीजिए, ये मैंने मार्क किया एरिया, इस एरिया में किसी पोलिंग बूथ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है पीआरआई का वो हार सकता है, तो वहाँ से उस पोलिंग बूथ को ही लास्ट मिनट में चेंज कर दिया जाता है कि भैया यहाँ इलेक्शंस नहीं होंगे, ये इलेक्शंस वहाँ होंगे। अब ऐसे में ऑब्वियसली आप ये समझो ना, पोलिंग बूथ चेंज हो जाना इसका मतलब लोगों के जो ओपिनियन है, जिन्होंने वोट डाले हैं, उनके वोट सारे बेकार हो जाएंगे। एंड अगर वापस से भी वोट होते हैं तो उसका एक तरीके से अनकाउंटेबल सा हो जाएगा वो। सो पोलिंग बूथ ही शिफ्ट कर दी जाती थी। साथ ही पीआरआई क्या करती थी, बहुत सारा पैसा खर्च करती थी अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन्स में। जो भी कैंपेन्स होते थे, होता है ना, कैंपेनिंग होती है, बहुत सारी रैलियाँ वगैरह होती है, भाषण वगैरह दिए जाते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी बहुत पैसा खर्च किया जाता है, हमारे तो यहाँ सीधी ब्राइब दी जाती है, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता था कि जो पीआरआई होती थी वो बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करती थी अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए इलेक्शंस में। सो सच ऑल थिंग्स जो भी यहाँ की जा रही थी ये फेयर नहीं था। इसीलिए यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल देखे, एक फ्री मतलब बिना किसी प्रेशराइजेशन के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाइना के एग्जाम्पल्स हमने समझा फ्री। एंड फेयर का मतलब मैक्सिको के अंदर अपोजिशन पार्टी को आपने चांस तो दिया बट दे आर नॉट सपोज टू डू वॉट एवर दे लाइक,
ठीक है। तो ऐसे में हमने दो चीज़ें देखी। आपको क्या लगता है कि ये मैक्सिको कंट्री वास्तव में डेमोक्रेटिक कंट्री है? नॉट पॉसिबल, नहीं है। ये क्यों नहीं है? इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए, पॉसिबल कैसे हो सकती है, ठीक है। तो लास्टली आप ये ऐसे समझो इसको कि चाइना के अंदर एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के दूसरों को मौका ही नहीं देते, तो वहाँ पे और कैंडिडेट्स जो भी इलेक्ट होने वाले हैं या इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। सो ये वो एग्जांपल होगा जिससे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। इवन मैक्सिको का एग्जाम्पल भी आप इसमें कंक्लूड कर सकते हो। सो सेकेंड फीचर जो हम देख रहे थे वो क्या निकलेगा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना जरूरी है, जहां पे जो पावर में है उनको हटाने का या उनको हारने का डर हमेशा बना रहे। बात समझें आप। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उनको कभी डर ही नहीं होगा कि वो कभी हार भी सकते हैं, उनको कभी निकाल दिया जाएगा, उनके पास से पावर छीन ली जाएगी, इस तरह का डर नहीं होगा उनके पास। देखो यहां बहुत अच्छी बात की गई है कि केवल आप इलेक्शंस करवा लो और डेमोक्रेसी को कह दो कि हाँ ये डेमोक्रेसी है। इलेक्शंस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डेमोक्रेसी है। केवल इलेक्शन होना इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अश्योरेंस कि आपने देश में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर दिया। नो, इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस टू चूज और रिमूव द रूलर्स। इलेक्शन का मेन मकसद जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपने रूलर को चूज कर सकें फ्री एंड फेयरली और रिमूव कर सकें इफ दे आर नॉट फुलफिलिंग योर नीड्स, और आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आपके लिए बेसिक रूल्स हैं जो बनाने के लिए आपने चूज़ किया है उसको, या फुलफिल करने के लिए जो चूज़ किया है, इफ़ इज़ नॉट कैपेबल तो उसको हटा देना चाहिए। तो ऐसे में इलेक्शंस होना ही डेमोक्रेसी का एक फॉर्म नहीं है। तो यहां पर इसने कहा अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर, जो लोग अभी पावर में हैं, हैव अ फेयर चांस, कि उनके पास में ऐसा भी मौका रहे कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो हट भी सकते हैं। अगर वो काम नहीं करें तो उनके दिमाग में ये रहना चाहिए कि इफ़ वी विल नॉट वर्क देन नेक्स्ट टाइम विल नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमें कभी भी पावर में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो अभी करंटली पावर में है उनके दिमाग में ये चीज़ बनी रहनी चाहिए कि दे हैव चांस टू लूज, कि वो भी हार सकते हैं अगली बार इफ दे विल नॉट वर्क। तो दिस वॉज द सेकेंड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। फर्स्ट में हमने देखा था कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो इलेक्टेड पीपल के पास में होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होनी चाहिए। एंड द सेकेंड वॉज फ्री एंड फेयर इलेक्शन मस्ट बी देयर। डेमोक्रेसी के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना जरूरी है, तभी वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। सो ये हमने दो एग्जाम्पल देखे और इसमें हमने दो एग्जाम्पल्स लिए चाइना के एंड मैक्सिको के, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कहीं प्रॉब्लम है तो बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थर्ड फीचर के बारे में और एक और नई कंट्री के एग्जाम्पल के साथ। तब तक इसको समझें, आप कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।